हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटी और आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ फाइनेंशियल लायबिलिटी और मिक्स इंस्ट्रूमेंट के कुछ बचे हुए टॉपिक के बारे में। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले 7 पार्ट देख के आइए, जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ जो भी मैं नोट्स यूज़ करूँगा उनका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और बिना एक सेकंड वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो लास्ट क्लास में हम मिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसे हम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमने समझा था कि यार एफ ए है या एफ एल है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, यही चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि झंझट इसी में ही है। बाकी सब ट्रीटमेंट वगैरह तो हो जाएगी, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको ये पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के कि एफ एल है या एफ ए है या इक्विटी है। तो आई जस्ट वांट कि हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होगी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो आपने पीछे पढ़े हैं, तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आज की क्लास आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आई जस्ट वांट कि 2 मिनट के अंदर हम सारा पिछले वाला रिवाइज कर लें, हमने एफ ए, एफ एल और इक्विटी के बारे में क्या पढ़ा। तो आज ये फटाफट। तो सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि यार ये 3 शॉर्ट नोट में इक्विटी हो सकता है, एफएल भी हो सकता है और एफए भी हो सकता है। अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो आप कॉस्ट बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हो, जिसे आप प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हो। फिर अगर एफएल है तो आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे भी देख सकते हो इसको, और एफपीडीपीएल पे भी कर सकते हो। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, मोर देन 12 मंथ है या लेस देन 12 मंथ है। मोर देन 12 मतलब लॉन्ग टर्म है तो आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अगर शॉर्ट टर्म है मतलब अप टू 12 मंथ है तो आपको कॉस्ट बेसिस पे भी कर सकते हो। कॉस्ट बेसिस ये वही वाला है जो ऊपर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कॉस्ट बेसिस यूज़ करते हो। तो अब आगे चल के मैं यूज़ करूंगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका डेरिवेटिव है, तो इसको हर बार हम एफबीटीपीएल पे रिकॉग्नाइज करते हैं। और जब बात आती है एफए की तो आप इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करते हो, जैसे कि आपने एफएल को भी करा था, और इसको एफबीटीपीएल पे भी रिकॉग्नाइज करते हो जैसे कि आपने एफएल पे भी करा था। बट इसमें सर्टेन इन्वेस्टमेंट होती है, उसको भी आप एफबीटीपीएल से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और तीसरी चीज आती है आपकी एफबीटी ओसीआई, कुछ इन्वेस्टमेंट को आप एफपीएल पे कर सकते हो या ओसीआई पे कर सकते हो। आज की क्लास में जो आपके मेन यूज होने वाले हैं वो होने वाले हैं एफईआई और एफएल। ठीक है जी। इसके बाद हमने एफएल के बारे में पढ़ा था कि हम किसी चीज को एफएल कब बोलते हैं। तो इसमें 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश हो या अदर फाइनेंशियल एसेट हो। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो कि आपको कैश देना है या फिर कोई और फाइनेंशियल एसेट देना है। दूसरी कंडीशन थी, तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी आप उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी कहते हैं। एनी लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट इन पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन। इन पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि आने वाले बुरे दिन हैं आपके, तो आपको लगता है कि आपको कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट देना पड़ सकता है। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव। ऑन शेयर में सेटल करना है और नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट चाहे जो भी हो, शर्त वाला हो या बिना शर्त वाला हो। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि आपको खुद के शेयर में ये चीज़ को सेटल करना है और शेयर जो है आपके वो वेरिएबल होने चाहिए। मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, ऑन शेयर में सेटल करना है, खुद के शेयर में सेटल करना है और नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल होने चाहिए। अगर खुद के शेयर हैं और नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल हैं, नंबर बोल रहा हूँ अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल हैं, तो आप इसको कहोगे कि एफएल है। इसमें हमने काफ़ी सारे केस पढ़े थे जिसमें हम देखते थे कि एफएफ टेस्ट पास हो रहा है। अगर एफएफ टेस्ट पास हो रहा था मतलब इसमें आपको अगर पुरानी वाली वीडियोज याद हो तो हमने बात करी थी कि ऑब्लिगेशन होती है और एक होता है नंबर ऑफ शेयर। एक होता है ऑब्लिगेशन, दूसरा होता है नंबर ऑफ शेयर। ऑब्लिगेशन फिक्स है और नंबर ऑफ शेयर भी फिक्स है। ऑब्लिगेशन फिक्स है और नंबर ऑफ शेयर भी फिक्स है, तो एफएफ टेस्ट हो जाता है पास, तो आप कहते हो इसको ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि आपको अगर एफएल के बारे में अगर बोलने की ये एफएल है तो उसमें आपको वेरिएबल होना चाहिए। अभी हमने देखा पीछे कि वेरिएबल होगा तो ही आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल है तो ही आप कह सकते हो कि एफएल है। अगर आपका ऑब्लिगेशन फिक्स है बट नंबर ऑफ शेयर वेरी कर रहे हैं तो आप इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। लेकिन अगर दोनों चीजें फिक्स है, एफएफ टेस्ट पास हो रहा है, तो आपके लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको पीछे जाकर दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद करना। और इसके बाद हमने फाइनेंशियल एसेट के बारे में पढ़ा था। क्या होती है फाइनेंशियल एसेट? या तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। इसके बारे में तो हमने कहा था कि दिमाग की बत्ती बंद, अगर कैश बैलेंस हो या बैंक बैलेंस हो तो फाइनेंशियल एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। क्या होता है कि आपने किसी और कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो भी आप उसको कहोगे कि आपकी फाइनेंशियल एसेट है। किसी और कंपनी के अगर आपने शेयर खरीदेगा तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट जो आता है आपकी 3 पॉइंट आपने ऊपर पढ़े थे, लगभग सिमिलर वैसे ही लगेंगे आपको। कॉन्ट्रेक्चुअल, वहाँ पर ऑब्लिगेशन थी, यहाँ पर है राइट है टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। वहां पे क्या था? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश फाइनेंशियल लायबिलिटी में, तो यहां पर भी लिख रखा है मैंने। दूसरा था कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट इन पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। वहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी में अनफेवरेबल कंडीशन आता था, यहां पर आता है आपका पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस, तो दोनों में डिफरेंस है। और नेक्स्ट था आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव ओन शेयर्स विच आर वेरिएबल इन नेचर। वहां पर था कि आप ओन शेयर देते थे और वेरिएबल ही होते थे, बट यहां पर आपको मिलेंगे ओन शेयर और जिनका नंबर है वेरिएबल है, तो वहां पर भी वेरिएबल था, यहां पर भी वेरिएबल है।
इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हम किसी चीज़ को कब कहते हैं, हमने देखा था कि इक्विटी होता है, इक्विटी के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है और इंस्ट्रूमेंट भी आता है। इंस्ट्रूमेंट का से मतलब है मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि नॉन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशन है इसकी 3, कोई भी पास हो जाए तो आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होगा इसमें। तो सबसे पहली चीज़ है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर कोई भी चीज़ नॉन पुटेबल है, नॉन पुटेबल मतलब नॉन रिडीमेबल, जैसे इक्विटी शेयर हम इशू करती है कंपनी तो वो नॉन रिडीमेबल होते हैं, उसको पैसे वापसी नहीं देना होता। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसको कहोगे कि ये इक्विटी है, साफ साफ दिख भी रहा है। हैविंग नो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं होना चाहिए आपका, उनका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं होना चाहिए टू रिसीव पेमेंट। इंस्ट्रूमेंट विच पास एफएफ टेस्ट, अभी पीछे वाले एफएल में देखा था हमने कि एफएफ टेस्ट जो पास कर लेता है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। एफएफ टेस्ट मतलब पास कर लेता है, दैट मींस कि इसके नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होने चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होने चाहिए। जो आप इनको ओन शेयर दोगे अगर फिक्स लिखा हुआ है तो आप समझ लो कि एफएफ टेस्ट पास हो गया। अगर नंबर ऑफ शेयर फिक्स नहीं है तो ये एफएल है, अगर फिक्स है तो ये एफएफ है, ठीक है जी। एफएफ टेस्ट पास हो जाता है, दैट मीन्स ये इक्विटी बन जाता है। और डीम्ड इक्विटी के बारे में हमने पढ़ा था कि डीम्ड इक्विटी तभी क्या होगी जब ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट है बट मोस्ट सबऑर्डिनेट होने चाहिए, आइडेंटिकल फीचर्स होने चाहिए और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं होना चाहिए उनका, कुछ भी एब्यूजिव क्लॉज से भी नहीं ले सकते वो। और तीसरी कंडीशन थी प्रोपोर्शनेट नेट रेजिडुअल, नेट एसेट रेजिडुअल, एक रेशियो में बांटेंगे इनको, ये सारे एक ही ग्रुप के पार्ट है तो ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमने रिकॉग्निशन के बारे में बात करी थी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कॉस्ट बेसिस पे रिकॉग्नाइज होता है, वो हमने सबसे पहले चार्ट में भी देख लिया था। फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी में अगर डेरिवेटिव की बात आती है तो उसको आप एफबीटीपीएल से रिकॉग्नाइज करते हैं, पीएनएल से रिकॉग्नाइज करते हैं, और कोई अदर मतलब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जैसे हमने वहाँ पर देखा था। तो इसमें अदर का केस है, अदर में शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म जैसे कि क्रेडिटर्स है तो आप उसको कॉस्ट बेसिस पर रिकॉग्नाइज करोगे। कॉस्ट बेसिस पर रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, प्रोसीड्स लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रोसीड्स लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर कोई डिफरेंस होता है तो आप उसको राइट ऑफ कर दोगे P&L में। अगर कोई भी डिफरेंस आता है आपके अमाउंट में, जैसे लेजर बना रहे हो आप, कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपका P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। दूसरी चीज थी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आप देखते थे कि ये अकेला है या फिर मिक्स इंस्ट्रूमेंट है। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है अगर ये केवल प्योर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, प्योर अगर एफएल है तो आप इसको फेयर वैल्यू निकालोगे आप इसकी। अगर ये प्योर एफएल है, लॉन्ग टर्म तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन अगर ये प्योर एफएल है तो आप सबसे पहली चीज क्या निकालोगे, फेयर वैल्यू, प्रोसीड्स लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रोसीड्स लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करके आपकी फेयर वैल्यू हो जाएगी। और इसका आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी निकाल सकते हो। याद है आपको IRR की हमने बात करी थी, ये वही बात कर रहा है कि आपका अगर एक बार प्रोसीड्स लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से फेयर वैल्यू आ गई तो दूसरी चीज से भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे आप उसको डिस्काउंट करके तो भी तो आपका सेम ही, आपका फेयर वैल्यू सेम आना चाहिए। तो इस केस में हम IRR निकालते थे। उसके बाद आता था आपका मिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम स्प्लिट अकाउंटिंग की हेल्प से सारे क्वेश्चंस को करते थे। तो नेक्स्ट हमने एक स्प्लिट अकाउंटिंग पे एक नोट देखा था कि यहाँ पर एजम्पशंस क्या लेनी पड़ती हैं आपको। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में आज ही हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है क्या रहता है। और इसमें नेक्स्ट जो था आपका नंबर ऑफ शेयर अपॉन कन्वर्जन। यार अगर क्वेश्चन में लिखा ही ना हो नंबर ऑफ शेयर कन्वर्जन में आप कितने शेयर हैं, फिक्स है या वेरिएबल है, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि फिक्स और वेरिएबल हो दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है, एक एफएल बन जाता है और एक इक्विटी बन जाता है। तो आप ऑलवेज एज्यूम करोगे कि फिक्स नंबर है। तो अगर आप फिक्स्ड नंबर एज्यूम करते हो तो मतलब आपका फिक्स है, दैट मीन्स कि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक। और नेक्स्ट इसमें आती है चीज ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि अगर ऑप्शन होल्डर के पास है, शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है तो एज्यूम कर लेना कि वो कैश ही लेगा। अगर शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है कि ऑन द ड्यू डेट कि वो कैश ले ले या फिर शेयर्स ले ले, तो एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि वो कैश लेगा। ठीक है, एज्यूम कर लिया कि वो कैश लेगा, लेकिन इससे क्या समझ आता है, एफएल है या इक्विटी है? एफएल है, क्योंकि एफएल में हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होता है, तो आप उसको एफएल मानते हो। तो आपको स्टार्टिंग में ही एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है तो स्टार्टिंग से ही आप मान के चलोगे कि आपको एफएल ही मान के चलोगे कि आपको लास्ट में कैश ही देना पड़ेगा। और अगर कंपनी के पास ऑप्शन है तो इसमें यार दो कंडीशन आती है, आपको चेक करना पड़ेगा कि इन मनी है या आउट मनी है। आउट इन मनी मतलब कि पर्दा खाता है, आउट मनी की पर्दा नहीं खाता। इन मनी है, जब भी कंपनी के पास ऑप्शन होता है तो मोस्ट लाइकली कंपनी जो है वो शेयर्स ही देती है। इसमें हमें ये तो समझ आ गया कि कंपनी शेयर्स देगी, बट नंबर ऑफ शेयर फिक्स होंगे या वेरिएबल, उसके लिए क्या करें हम? तो यहाँ पर एक हमने नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन कन्वर्जन के लिए एजम्पशन लिखी थी कि अगर नंबर ऑफ शेयर कुछ भी हम देखो फिक्स मानते हो आप, तो अगर ये फिक्स हो जाएंगे तो आप इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहोगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर इज विद कंपनी है, अगर ऑप्शन कंपनी के पास है कि कंपनी की मर्जी है, जो मर्जी करे, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर ही देगी। और अगर शेयर देगी तो फिक्स होंगे वो, क्योंकि ये भी एक एजम्पशन है। और अगर आउट ऑफ मनी है तो कंपनी कैश प्रोवाइड करेगी। अगर कैश देगी तो आपको उसका ट्रीटमेंट पता क्या होगा। और अगर साइलेंट है तो मान लेना कि ऑप्शन जो है वो होल्डर के पास है, ऑप्शन होल्डर के पास है तो वो कैश ही लेगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है जी।
तो अब हम आ जाते हैं वापसी अपने जहाँ से क्लास स्टार्ट करी थी। तो ये एक छोटा सा नोट है, बहुत आसान से, अब आपने पीछे वाला रिवाइज कर लिया तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एफएल है या इक्विटी है। तो जब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है आपकी, पे करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है तो आपका एफएल हो गया। तो डिविडेंड मैंडेटरी हो गया जैसे ये, तो ये भी एफएल हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड ना कभी भी मैंडेटरी नहीं होता, अगर चीज़ मैंडेटरी नहीं है, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो इक्विटी है। इक्विटी में हमने पढ़ा था ना नॉन पुटेबल होना चाहिए, तो नॉन पुटेबल तो इक्विटी में आता है। नेक्स्ट आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, क्यूमुलेटिव डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव मतलब इस बार नहीं दिया तो अगली बार दे देंगे, तो ये भी इक्विटी है। नेक्स्ट है टू रिडीम इन कैश, तो ये एफएल इसको कहते हैं हम। टू रिडीम इन शेयर्स वर्थ रुपीज़ में लिखा हुआ है, टू रिडीम करना है शेयर्स में बट रुपीज़ में लिखा हुआ है। यार समझने की बात है, जब आपने एफएल पढ़ा था तो आपने वहाँ पर देखा था कि यार यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, तीसरी कंडीशन थी एफएल की कि नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में बात करते थे हम। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, लेट से आपने कि बॉन्ड इशू करे हैं, 10 लाख रुपए के बॉन्ड इशू करे हैं और आप उसको कह रहे हो कि 10 लाख रुपए के ही हम आपको शेयर्स दे देंगे लेकिन अपने देंगे। तो एफएल की कंडीशन याद है आपको, उसमें क्या था कि शेयर भी अपने देंगे हम और साथ साथ वेरिएबल होने चाहिए, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप एफएल कहते हो। देखो यहाँ पर अपने तो शेयर दे रहे हैं बट यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? क्योंकि 10 लाख रुपए का शेयर दे रहे हैं, उस दिन जो भी प्राइस होगा शेयर का 10 लाख को उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स हम उनको उसको दे देंगे, तो वेरिएबल ही तो है, हमें पता थोड़ी ना आज कितने शेयर देने वाले हैं, तो इसको भी आप कहोगे एफएल है। टू रिडीम बाय कन्वर्जन टू फिक्स नंबर, फिक्स नंबर है तो ऑब्वियसली इक्विटी। रिडीम बाय कन्वर्जन ऑप्शनल बाय होल्डर, होल्डर के पास ऑप्शन है, अभी पढ़ के आया हम, अगर होल्डर के पास ऑप्शन है तो आप इसको एफएल कहते हैं। रिडीम बाय कन्वर्जन ऑप्शनल, कंपनी के पास है, इन मनी है तो देखोगे और आउट मनी है तो भी देखोगे, इन मनी है तो इक्विटी और आउट ऑफ मनी है तो एफएल। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट लिखी हुई है कि अगर सिर्फ एफएल है तो आप क्या करते हो, आईआरआर निकालते हो, उसके बाद सारी ट्रीटमेंट आपको पता ही है। और अगर सीएफआई है मतलब आपका ये मिक्स इंस्ट्रूमेंट है तो आप इसमें आईआरआर तो निकाल ही नहीं सकते, सिंपल चीज़ है। अभी हमने पूरा पढ़ा है पूरा टॉपिक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो आईआरआर इसमें आप निकाल नहीं सकते। आईआरआर दिया होगा आपको पेपर में तो आपको वहाँ से प्रोसीड्स लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस एफएल करके इक्विटी आती है, आपको वो सारी चीज़ें आपको बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको पढ़ेंगे तो भी समझ आ जाएगा। ये सारा था आपका बेसिक जो कि आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए अगर आपका, क्योंकि इस चैप्टर में बेस स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें जो हमने रिवाइज करी है सारी आप चीज़ें पता है तो आपको आने वाले क्लासों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कोई नए टॉपिक से। तो नए टॉपिक में यहाँ सर ने एग्जांपल करवाया था, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, नया कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ पर मैं थोड़ा सा छुपा देता हूँ इसको। तो यार एक क्वेश्चन तो काफ़ी मरियल्स है, तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर समझेंगे क्या है इसमें। ठीक है जी। तो ए लिमिटेड इशूड 30,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1/4/2019, इशू एक्सपेंसेस वर ₹1 lakh, these are to be converted into 50,000 equity share of ₹10 each at the end of third year. Market rate विदाउट कंसिडरिंग इक्विटी कन्वर्जन इज 10%। ठीक है, अभी जो नहीं दिखा रहा उसे छोड़ दो। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 30,000 इशू करे हमने 6% के डिबेंचर जिसपे 6% ब्याज देना ही देना है, 100 रुपीज़ 100 रुपये का एक था। तो आगे कहता है इशू एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपए के, दीज आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर तो फिक्स हो गया यार नंबर, कोई ऑप्शन की बात तो हो ही नहीं रही है ना यहाँ पर। यहाँ तो ये कह रहा है 50,000 में फिक्स नंबर है, 50,000 में ही कन्वर्ट करेंगे। तो एफएफ टेस्ट के हिसाब से देखो तो ये तो हो गया आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया यहाँ पर, और आपका जो 30,000 पे जो 6% आपको इंटरेस्ट देना है, दैट मीन्स 30,000 इंटू 100, उस पर 6% जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका हो गया एफएल। तो सिंपल सा इसका आंसर है, लेजर बन जाएगा इसका। और मार्केट रेट भी आपका दे ही रखा है, तो क्योंकि एफएल और इक्विटी दोनों चीज़ें मिक्स्ड है तो हमने बात करी कि मार्केट रेट तो देना ही पड़ेगा उसको। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही देखेंगे, लाल वाली चीज़ है बिल्कुल मत देखना। तो क्या कहता है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एफएल एंड इक्विटी आपको आती है, वो बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो 6% है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज इतनी है आपकी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की मार्केट रेट के हिसाब से आपको पीवी निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। हमें पता है, हम बात करते थे कि यार एफएल कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज जो है आपके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे हम, तो इससे आपका एफएल आ जाता था। ठीक है, ये आ गया आपका एफएल। और आपकी प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना है आपका, भाई आपकी जो प्रोसीड्स है उसमें से खर्चा माइनस करोगे तो आपका आएगा 29 लाख। 29 लाख में से ये माइनस कर दोगे तो जो बचा वो आपका है इक्विटी।
ये चीज़ हमें पहले भी आती थी, तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है। नेक्स्ट हम आप में इसमें लेजर बनाते थे, हम लेजर में क्या एफएल आएगा और इक्विटी आएगा। एफएल में सबसे पहले आपके पास 30 लाख रुपए आएंगे, जिसमें से आप 1 लाख रुपए का खर्चा कर दोगे, फिर आप इंटरेस्ट लगाओगे। इंटरेस्ट तो इसी पे लगाओगे ना, जो एफएल का पार्ट है 447,633, इस पे इंटरेस्ट लगेगा आपका 10% के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। और इक्विटी में आप 24,52,367 इक्विटी में ट्रांसफर कर दोगे और यहाँ पर बैलेंस शीट आ जाएगा। और आपका इक्विटी में एफएल से इक्विटी में यहाँ पर ये ट्रांसफर हो रहा है, तो बाय एफएल करके यहाँ पर लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पर पूरा नहीं बनाया गया है। तो हमारे मुद्दे की बात तो कुछ और ही है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक लाइन और ऐड कर दी है। द मार्केट रेट विदाउट कंसीडरिंग इक्विटी कन्वर्जन एंड विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट इफेक्ट इज 10%। जो मार्केट रेट है वो कह रहा है कि विदाउट कह लो या बिफोर कह लो, बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इफेक्ट इज 10%। ट्रांजैक्शन कॉस्ट से पहले वाला जो रेट है वो 10% है। तो इस केस में आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अभी तक ऐसी कोई बात से हमने डील नहीं करा है। अब पहले भी मैं आपको दिखाऊं, हमने जो भी क्वेश्चन करे हैं मिक्स इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में, इसमें था, देखो लास्ट में दे रखा है मार्केट रेट ऑन सिम्फोर सिमिलर डिबेंचर्स विदाउट कन्वर्जन राइट इज 10%। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इफेक्ट, देखो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो इस केस में हमने क्या करा था, हमने प्रोसीड लेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट 9,90,000 यहाँ लिया था और हमने जो भी मार्केट रेट दे रखा था उस हिसाब से हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर रखा था। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ कहता है कि बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो इसको कैसे डील करेंगे आओ देखते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, कैश फ्लोज तो इतने ही थे आपके 81, तो ये जो 10% है ये है बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, BTC इसलिए लिखा हुआ है, बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 10%। तो आप इसको जैसे आपने आप पहले निकाला था वैसे ही निकाल लोगे, बट यहाँ पर जो आप प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करते थे तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रोसीड्स लिखना पड़ेगा, जो कि था 30 लाख रुपए। तो जब भी आपको बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इफेक्ट लिखा हो तो आप पूरा का पूरा प्रोसीड्स यहाँ लिख दोगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका रह जाएगा इक्विटी का पूरा पार्ट। अब बात आती है कि यार जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 1 लाख रुपए, उसका क्या करना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो वो एलोकेट हो जाएगा एफएल और इक्विटी में। एफएल कितना है 447,633 और इक्विटी कितना है 25,52,367। तो इन दोनों की इस रेशियो बनाओगे आप, इन दोनों की इस रेशियो में 1 लाख रुपए को आप बांट दोगे। तो जब आप 1 लाख रुपए के इन दोनों को बांट दोगे तो ये सबसे बड़ी झंझट है। झंझट वाली बात इसमें क्या है, देखो जो इक्विटी है, इक्विटी का जो पैसा है 85,079, ये तो इक्विटी में ही एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि 2 लेजर बनाते हो आप, एक एफएल का होता है और एक इक्विटी का होता है। तो इक्विटी का पैसा तो इक्विटी में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन एफएल का पैसे में झंझट है। एफएल के पैसे में झंझट क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है इसमें, मान लो आप एफएल इस क्वेश्चन में बना रहे हो, तो एफएल बनाया आपने बाय बैंक 447,633, जो कि आपका ऊपर अमाउंट आया था, ठीक है। और उसके बाद आपने 14,921 रुपये दे दिया। अब आप यहाँ पर जब फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करोगे तो 10% रेट है, 10% के हिसाब से आपने इन दोनों का जो डिफरेंस था 447,633 और 14,921 पे आपने इतना आता है अमाउंट, उस पर 10% लगा के ये लगा दिया, ठीक है। और आपने 1,80,000 पे आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी तो वो पे करा, बैलेंसिंग फिगर आई। फिर आपने इसको नीचे ब्रोड डाउन किया, उसके बाद आपका ये अमाउंट बचा। फिर फाइनेंस कॉस्ट आपने 10% लगाया आउटस्टैंडिंग पे, तो ये बचा, ये आपका आया। उसके बाद ऐसे करके आपने करा। अब इसमें दिक्कत ये है, अब आप जब लास्ट में फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर चार्ज कर रहे हो तीसरे साल में, यहाँ पर जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, 3 साल का था, यहाँ पर 3 साल बाद तो कन्वर्जन जो 3 साल का आपने एग्रीमेंट करा है वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपकी 3 साल की है, तो 1 या 2 या 3 आपने पे कर दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात समझने की है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब आप 1,80,000 आपने यहाँ पर लिया था, 1,80,000 रुपये को आपने 10% पे डिस्काउंट करा, आया 447,633। तो इसमें हमारी गलती क्या हो रही है कि हम इसको डिस्काउंट तो कर रहे हैं 10% पे, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आता है जिसको आप एफएल बोलते हो 447,633, हम यहाँ पर जब 447,633 को लिख रहे हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर टू बैंक करके जो इसकी कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी 14,921 वो भी लिख रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी चीज़ है यार, जब आप किसी चीज़ को डिस्काउंट कर रहे हो 180 को 10% के हिसाब से आपने डिस्काउंट करा, लेकिन जब आप उसको कंपाउंड कर रहे हो तो वो 447,633 नहीं है ना, उसको आप ये 14,921 माइनस करने के बाद आप उस पर 10% लगा रहे हो। तो इसीलिए लास्ट में जब आपका 3rd ईयर यहाँ पर बच रहा है, 3rd ईयर तक ही था ये क्वेश्चन, तो आप जब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो वो बहुत सिग्निफिकेंट आएगी, जो कि गलत है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो इस केस में हम निकालेंगे IRR, क्योंकि देखो हमने अभी पहले भी क्वेश्चंस करे हैं, जब एफएल के हम क्वेश्चंस करते थे, प्योर एफएल जब होता था, तो याद कीजिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये प्योर एफएल का क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें इसमें एफएल थी, तो आप इसमें आईआरआर निकालते थे तो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो थी वो तो 8% के हिसाब से आ जाती थी जो यहाँ पर रेट दे रखा होता था। बट यहाँ पर जब आप एफएल का अकाउंट बनाते थे तब आप यहाँ पर ट्रू रेट लिखते थे जो 11.98% जो आपने आईआरआर निकाला है, क्योंकि जब आपने डिस्काउंटिंग एक रेट से करी है तो कंपाउंडिंग भी उसी से ही होनी चाहिए ना। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर ट्रू रेट निकाल के आप बाकी सारा क्वेश्चन करा है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको इस रेट से नहीं कर सकते आप। क्यों? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको ये दिखे कि यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर सिग्निफिकेंट आने लग जाएगी। देखो जैसे आपने यहाँ पर बैंक में लिखा, सारी ट्रांजैक्शन करी, आपने यहाँ पर 10% के हिसाब से लगाया, तो नीचे करते 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 आपका जब लास्ट में आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो आपको इससे भी समझ आना चाहिए कि 1,80,000 1,80,000 1,80,000 को आप 10% से डिस्काउंट कर रहे हो, ठीक है जी। लेकिन जो आ रहा है 447,633 उस पर आप 14,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट है उस पर 10% लगा रहे हो। तो जब आप इसकी कंपाउंडिंग करोगे तो सेम वही अमाउंट आना चाहिए ना, तो कंपाउंडिंग करोगे तो सेम अमाउंट नहीं आ सकता। तो इसलिए आपको यहाँ पर आईआरआर निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि देखो यहाँ पर एफएल में तो आपको आईआरआर की हमने बात करी है, बट इक्विटी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी का तो जब आप अकाउंट बनाते हो तो बाय बैंक में इतने रुपए आए और टू बैंक में आपके जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट था दे दी, टू बैलेंस शीट ही बचा। तो यार इक्विटी वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आपने जो पैसे थे वो लास्ट में आपने 50,000 इक्विटी शेयर थे इंटू 10 करके 5 लाख रुपए तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा और बाकी का जो बैलेंस आपका यहाँ पर निकलेगा वो आपका प्रीमियम में चला जाएगा। इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो झंझट है वो एफएल में है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी रहता है, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ क्या था। आपने यहाँ पर ये किया था और साथ साथ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप वैसे निकालते तो 10% लगाते हैं आप यहाँ पर और 10% के हिसाब से आपका सेम ही आता। बट यहाँ जो 30 लाख 29 लाख लिखा था उसकी जगह आप लिखोगे 30 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में बात करी गई है बिफोर ट्रांजेक्शन कॉस्ट की। आपको इग्नोर कर देना है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो प्रोसीड्स लेनी है वो विदाउट ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेनी है। तो यहाँ पर आएगा आपका 30 लाख रुपये, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा बैलेंस आपका इक्विटी। अब जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है आपको उसका क्या करना होगा, 1 लाख रुपये का, उसको आपको एलोकेट करना है फाइनेंशियल एफएल में और इक्विटी में। एफएल और इक्विटी के जो रेशियो है वो ये है 447 और 250, जो यहाँ पर जितना अमाउंट आया उसी रेशियो में इन दोनों को आप एलोकेट कर देंगे। तो यही चीज़ को मैंने आपके लिए यहाँ पर दोबारा से लिख दिया था कि आप इसको एफएल और इक्विटी में इसको करने के बाद झंझट थी वो इसमें थी 14,921 में, जिसमें हमने सीखा था कि यार 81 को हम डिस्काउंट तो 10% से कर रहे हैं, लेकिन 447,633 आया, इसको 447,633 को कंपाउंड नहीं कर रहे ना हम, तो 447,633 को इसमें से माइनस कर रहे हैं 14,221, उस पर 10% लगा रहे हैं। तो जब आप इसको कंपाउंड करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर सिग्निफिकेंट आएगा। दैट्स वाई वी हैव टू कैलकुलेट अ रिवाइज्ड आईआरआर। तो आईआरआर कैसे निकालते हैं, आईआरआर निकालने का तरीका क्या है वो देखो। तो अब आपको जब रिवाइज आईआरआर निकालना है तो आपकी जो प्रोसीड्स लेस ट्रांजैक्शन, याद है आपको फेयर वैल्यू निकालते थे हम, अभी आज ही हमने रिवाइज करा था उसमें कि फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब भी आपका एफएल आता है तो आप फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 432,712, ये आपका आ गया फेयर वैल्यू, ठीक है। तो और दूसरे तरीके से भी कैसे आ सकता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ये है, इसको किस रेट पे मैं डिस्काउंट करूँ, यहाँ पर डायरेक्टली आईआरआर निकाला हुआ है 11.96%, बट आप निकालते थे ना इसको कि किस रेट पे मैं इसको डिस्काउंट करूँ कि इसका डिस्काउंट करके ये वाला अमाउंट आ जाए 432,712 आ जाए। आप देखते थे यार किस रेट पे मैं इसको डिस्काउंट करूं कि ये वाला अमाउंट आ जाए 432,712। तो यहाँ पर मेरे को आईआरआर निकालना मकसद नहीं है बिल्कुल भी, वो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आपको, बहुत ईजी है, आप 11.96 निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी सी है कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है वो भी सेम है, लेकिन आपका प्रोसीड्स लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट अब चेंज हो गया, ये हो गया 432,712। अब आपको दोबारा से रेट निकालना पड़ेगा और 11.96% निकाल के आपको लेजर अपने आप बनाने पड़ेंगे। लेजर कैसे बनते हैं, ये वाले जो लेजर हमने आप बनाए थे। अच्छा, इसका लेजर बनाया नहीं है यहाँ पर, खुद आप बना सकते हैं, बट आपको अब लेजर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दो क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे, हम वो भी देख लेते हैं, इससे रिलेटेड ही हैं वो भी, आओ देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, प्रोसीड्स है 30 लाख रुपए, 30,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%, यही क्वेश्चन है सिमिलर जो अभी हमने पढ़ा है। कन्वर्जन है आफ्टर 3 ईयर 50,000 ऑफ ₹10 ईच, यही सेम जो हमने कंडीशन अभी इस क्वेश्चन में पढ़ी थी सेम है। मार्केट रेट यहाँ पर दे रखा है 11.96%, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वहाँ दे रखा था 10%, बट कह रहा था वो बिफोर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यहाँ कह रहा है 11.96%, बट आफ्टर ट्रांजेक्शन कॉस्ट।
11.96% आफ्टर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो इस केस में आप कैसे सोल्यूशन करोगे? तो इस केस में आप क्या करोगे, 11.96% से ही डिस्काउंट करोगे, क्योंकि आपको पता है मिक्स इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट रेट देना चाहिए उसको, मार्केट रेट उसने दे रखा है, तो उस हिसाब से इन्होंने डिस्काउंट करा, तो आया अब इसका ये। और प्रोसीड्स है 29 लाख रुपए, प्रोसीड्स 29 लाख, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका ये। अब इस केस में, और या तो ये देखो ऐसे लिख ले, या तो ये ऐसे लिख ले, बात एक ही है, आंसर देखो सेम ही है आपका। क्या इसमें फर्क कहाँ पड़ गया आपका कि अगर आफ्टर कहता है कि मार्केट रेट इज आफ्टर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो हम यहाँ लेते हैं 29 लाख रुपए, बट अगर ये कह रहा था कि बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है मार्केट रेट, तो हम यहाँ क्या लेते थे 30 लाख रुपए। तो सिंपल चीज़ है, अगर बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिखा तो यहाँ पर पूरा अमाउंट लेंगे, फिर बाद में एलोकेशन वगैरह आप सबको पता ही है। और अगर ये कहता है कि मार्केट रेट इज आफ्टर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और आपको दिख ही रहा है कि मार्केट रेट यहाँ पर दे रखा है ऐसे, तो आप पूरा का तो यहाँ पर आप लेंगे 29 लाख, नेट करके जो प्रोसीड लेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है 29 लाख रुपये ले रखा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, जो आपकी सारी कंडीशन थी वही सेम है। लास्ट में कहता है मार्केट रेट 10% है बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो ये तो सेम ही दे दिया यार इन्होंने, यही वाला सेम क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर, बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो ये अभी जैसे हमने आपको देखा था, हमने यहाँ पर सेम, यहाँ पर आंसर भी सोल्यूशन इसका सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, इसको आप कैलकुलेट करते हो रिवाइज आया यार, सब कुछ सेम है। बात ये आती है, अगर यार ऐसा ही इन्हें कुछ लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, आफ्टर है बिफोर है, तो हम कैसे करेंगे? समझ तो आ गया टॉपिक हमें। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो आप आफ्टर मानोगे, जैसा अभी मैंने आपको पीछे करके दिखाया भी था, देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो आपने आफ्टर मान के ही, उस टाइम हमने डिस्कस नहीं किया ऐसा कुछ, क्योंकि था ही नहीं, तो उस टाइम हमने यही माना था कि आफ्टर है। बट एक क्वेश्चन में ICI ने बिफोर माना हुआ है, वो क्वेश्चन का फोटो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे इसके नोट्स होंगे वाला भी क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन में ICI की अजम्पशन है कि बिफोर है, देखो ये अजम्पशन है, आप आफ्टर भी ले सकते हो, बिफोर भी ले सकते हो। मैं तो सर ने साफ साफ बोल दिया था कि यार इसमें आपकी अजम्पशन है, आप आफ्टर मानना चाहते हो आफ्टर मानो, बिफोर मानना चाहते हो बिफोर मानो, लेकिन सही है कि आप आफ्टर मानो। और एक क्वेश्चन में ICI ने बिफोर ले रखे, वो क्वेश्चन तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, या फिर हम इसको Z से भी बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, जीरो होता है। तो इसमें डीप डिस्काउंट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉन्ड है जो 800 में इशू किया गया है, और इसकी रीपेबल रिडम्पशन पे इसको 1000 रुपये दिए जाएंगे सामने वाले को, तो इसलिए हम इसको डीप बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट करके इसको इशू किया जाता है। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ एक क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं हम नीचे। तो आओ ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बस आपको ऊपर ये याद रखना है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ए लिमिटेड इशूड 10,000 बॉन्ड्स ऑफ ₹1,000 ईच एट ₹800 ऑन 1/4/2019, रीपेबल आफ्टर 3 years, नो इंटरेस्ट ऑन दीज बॉन्ड्स, मेक लेजर। ठीक है, तो 10,000 बॉन्ड इशू करे हैं, 1,000 रुपये का एक है, 800 रुपये में इशू करें हमने, और जो रीपेबल है तीसरे साल में हमने इसको रीपे करना है। तो पहली चीज़ तो इसको पहचानना होता है FL है या इक्विटी है। तो FL की कंडीशंस क्या थी? FL में आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती थी टू डिलीवर कैश, तो यहाँ पर ये प्योर FL है, साफ साफ दिख रहा है कि हमें इसमें अब कैश ड्यू डेट पे कैश इनको सामने वाले को देना है। तो इसमें आपका पहले साल तो कुछ नहीं जाना, दूसरे साल भी कुछ नहीं जाना। अगर हम रियलाइज किए FL है, FL होते ही आप क्या देखते थे कि FL में आप FL को दो चीज़ों से निकाल सकते हो, या तो प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिससे आपकी फेयर वैल्यू आती थी, और दूसरा देखते थे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की प्रेजेंट वैल्यू आपकी IRR आपको निकालना पड़ता था उसके लिए। तो सबसे पहली चीज़ था प्रोसीड्स लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ए। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन जो प्रोसीड्स है वो है 10,000 × 800 जो कि 80 लाख रुपए आता है। एक तो चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ में था कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज जो है उनकी आपको किस रेट पे डिस्काउंट करूँ। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है, देखो तीनों साल कोई कैश फ्लोज नहीं है, लेकिन जो तीसरा साल के एंड में आपको ये रीपे करना है 1 करोड़ रुपए। तो मैं इन तीनों को पहले दो तो कुछ है नहीं, तीसरे वाले को ही किस रेट पे मैं डिस्काउंट करूं कि ये वाला अमाउंट जो है और ये वाला अमाउंट बराबर आ जाए। मतलब यहाँ पर आ जाए आपका 80 लाख ऑब्वियसली, क्योंकि फेयर वैल्यू आपकी 80 लाख आनी चाहिए। तो किस रेट पे डिस्काउंट करूँ कि मैं इसकी 80 लाख आ जाए, तो उसके लिए आपको IRR निकालना पड़ेगा। IRR आपका इजीली आप निकालोगे तो आपका 7.72% आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात आई थी, क्या यहाँ पर कोई इक्विटी एलिमेंट है क्या? देखो इक्विटी एलिमेंट तो कुछ दिख नहीं रहा है हमें यहाँ पर, क्योंकि कोई FF वाली चीज़ भी नहीं है यहाँ पर, और ना ही कोई ऐसा ऑप्शन है। तो इक्विटी एलिमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और आप इसका जब लेजर बनाओगे तो काफ़ी इजीली बन जाएगा। 7.72% आपका वो है IRR, जिसको आप ट्रू रेट कहते हो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करा आपने जो कि CD आया, फिर इंटरेस्ट चार्ज करा, फिर CD आया, और लास्ट में आपने इसको इंटरेस्ट जो भी यहाँ पर 7.72% से बैलेंसिंग फिगर निकाल के ख़त्म कर दिया।
आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक तरह से नया कॉन्सेप्ट ही बोलेंगे इसको। 9% बॉन्ड्स इशूड एट ₹10 लाख, दीज आर परपिचुअल बॉन्ड्स। परपिचुअल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल मतलब कि ये 10 लाख रुपए जिंदगी भर इनको वापस नहीं देने, बट लेकिन 9% तो देना ही है। 9% तो इंटरेस्ट रेट है, ये तो बार बार देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 10 लाख रुपए वापस नहीं देने, दीज आर नॉन रिडीमेबल परपिचुअल बॉन्ड्स है। यार एक बात याद आती है मुझे नॉन रिडीमेबल से, जो इक्विटी में हमने पढ़ा था वहाँ पर ये तो पढ़ा था हमने नॉन पुटेबल है, मतलब इसमें इक्विटी एलिमेंट भी है और 9% इनको देना ही है, मैंडेटरी है। जो एफएल में हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज होना चाहिए हमारा, तो वहाँ पर उसके हिसाब से एफएल भी बन रहा है, मतलब ये मिक्स्ड है। एक बात तो ये पक्की हो गई है। अब आगे की बात है, इसका जब सोल्यूशन करने के लिए हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि एफएल है और इक्विटी भी है, तो 90 हज़ार के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज है। पहली दिक्कत है कि यार इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं, और दूसरी दिक्कत है कि यार रेट क्या लूं। चलो मान लेते हैं कि 9% रेट है, 9% एज्यूम कर लेते हैं, सेम रेट एज्यूम कर लेते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चन में जो कि परपिचुअल बॉन्ड्स वाला क्वेश्चन है या फिर इनफाइनाइट कैश फ्लोज है, तो एसएफएम में एक फॉर्मूला होता था, हमारा फॉर्मूला है A/I। तो A/I से क्या होता है, हमारा ए क्या है आपका 90,000, जो आपका एनुअल कैश आउटफ्लो है, 90 हज़ार आपको देने पड़ रहे हैं, और डिस्काउंट रेट क्या है आपका, जिसको आप आई बोलते हो 9%। तो ये करके आपका आ जाएगा एफएल, जिसका जो आप पीवी कह रहे हो जिसको, तो ये आपका एफएल है। दोनों ही चीज़ें हमारी ठीक हो गई हैं। पीवी चाहिए था, पीवी मिल गया, रेट चाहिए था, रेट हमने अज्यूम कर लिया 9%। ठीक है, यहाँ पर इक्विटी तो आया नहीं यार, ये तो हमने 9% था ना, तो इसलिए नहीं आया। अगर मान लो कि यहाँ पर रेट जो है वो 10% होता, अगर रेट आप 10% लेते तो आपको यहाँ पर इक्विटी भी मिलता। परपेचुअल बॉन्ड भी CFI होते हैं, परपेचुअल बॉन्ड भी CFI होते हैं। CFI क्या होता है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम मिक्स इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो जब भी आपको एफएल निकालना होगा ऐसे कुछ क्वेश्चन में, तो आपको A/I लगाना पड़ेगा। इफ रेट इज बेसिंग कंसीडर रेट ऑफ बॉन्ड एज मार्केट रेट, इन सच केस नो इक्विटी। अगर आप सेमी रेट ले लोगे, जो अपना बॉन्ड का रेट है वही आपका मार्केट रेट मान लोगे, तो आपका इक्विटी नहीं मिलेगा। अगर कोई और रेट लोगे तो आपको इक्विटी मिलेगा। ठीक है जी। अब आगे क्या आता है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, छोटे छोटे करके ऐसे कॉन्सेप्ट है। तो ये अगला कॉन्सेप्ट है आपका